विद्यार्थियों, कल मैंने रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसमें व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज रीजनल प्लानिंग एंड व्हाट इज रीजनल डेवलपमेंट, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट में उसका निष्कर्ष चर्चा करने के लिए बचा हुआ था, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम प्लानिंग या नियोजन वास्तव में क्या है, नियोजन किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। तो नियोजन के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र या देश की समृद्धि को ध्यान में रखते हुए वहाँ के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का, जो भी वहाँ प्राकृतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, उनका यूटिलाइजेशन करके उस देश या क्षेत्र की समृद्धि करने का प्रयास करते हैं। उस डिवाइस या उस प्रणाली का नाम है नियोजन। ये विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का एक संगठित, सचेतन और सतत प्रयास है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, अंतः एवं अंतर प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास है। नियोजन का संबंध देश के दीर्घावधि आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। लोगों की गरीबी दूर करने, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, आय एवं संपत्ति में असमानता को कम करने, रोजगार अवसरों को बढ़ाने तथा उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बहुमुखी विकास हेतु नियोजन एक अपरिहार्य है, या नियोजन अपरिहार्य है, या नियोजन आवश्यक है। इसलिए नियोजन स्पष्ट रूप से क्या है, एक युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र या देश के आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आज का मुख्य विषय है कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन, प्रदेश की संकल्पना। और इस संकल्पना को समझने के पूर्व जो प्लानिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो भूगोल विषय में क्यों, कहां और कैसे तथा व्हाट आर टू बी, क्या होना चाहिए, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लानिंग। नियोजन का जो मुख्य अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो क्या है कि क्या होना चाहिए, माने किसी देश या क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से प्लान हम तैयार करें जिससे हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र या देश का विकास कर सकें। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रदेश की संकल्पना। तो इस संकल्पना के संदर्भ में रोजर मिन्सुल ने कहा, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन floats away when one tries to grasp it and disappears when one looks directly at it and tries to focus। जब हम प्रदेश को समझने का प्रयास करते हैं तो प्रदेश की संकल्पना दूर भागने लगती है
और जब हम इसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो ये गायब हो जाती है। There is also a lot of confusion and conflicting opinions about methods of finding, defining, mapping and describing the region. प्रदेश को परिभाषित करने, उसका डिलिमिटेशन अर्थात सीमांकन करने की विधियों का अध्ययन करने और उनका मानचित्रीकरण करने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के कंफ्यूजन्स हैं। इसलिए इस प्रदेश की संकल्पना के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग विचार हैं। अतः प्रदेश की संकल्पना मानव मस्तिष्क की उपज है। The concept of region is the product of human mind. We have two ideas. First, a method to help in the study of the world. तो रीजन क्या है? दिस इज सिंपली एन आइडिया, एक विचार है जिसके माध्यम से हम या जिसकी सहायता से हम इस विश्व का के अध्ययन का प्रयास करते हैं। और दूसरा, द रीजन एक्चुअली एग्जिस्ट व्हेन वी कैन सी विद आवर नेक्ड आइज। वास्तव में ये प्रदेश इस धरातल पर स्थित होता है और जिसको हम देख सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ ए रीजन। प्रदेश की परिभाषाएं, माने व्हाट इज रीजन, इसके संदर्भ में एक विद्वान है मिस्टर डी फेटिलिसी, जिन्होंने कहा रीजन इज एन uninterrupted area possessing some kind of homogeneity in its core or throughout which accordant areal relationship between phenomena exist. प्रदेश पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशेष अभिलक्षणों, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप कहेंगे, के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्रों से भिन्न समझा जाता है, प्रदेश कहलाता है। इसको एक चित्र के माध्यम से आप समझ लें। Suppose this is an area of the earth surface, ये कोई भूभाग है। तो किसी प्रदेश को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रदेश इस पृथ्वी तल का वो भूभाग जिसमें किसी एक भौगोलिक तत्व या कई भौगोलिक तत्वों की समांगता पाई जाती है और वह अपने समीपवर्ती भूभागों से विभिन्न विशिष्टताएं रखता हो, प्रदेश कहलाता है। तो इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सपोज दिस इज एरिया ऑन द ग्लोब
जिसमें ए सिंगल फैक्टर माने एक भौगोलिक तत्व या कई भौगोलिक तत्वों की बात जो कही गई है, उसमें सपोज क्लाइमेट इज अ एलिमेंट, ज्योग्राफिकल एलिमेंट, उस क्लाइमेट को लेकर these are the different areas. Suppose this particular area having monsoon type of climate and this is monsoon type of climate. Here equatorial regions and this is tundra. तो आप देखेंगे कि इन विभिन्न क्षेत्रों में जो ये दो क्षेत्र आप देख रहे हैं जिनमें मानसूनी जलवायु है, इन दो में भूमध्य रेखीय जलवायु मिलती है और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टुंड्रा टाइप की जलवायु है। तो अगर हम प्रदेश को परिभाषित करना चाहें तो जो अभी आपने परिभाषा पढ़ी कि प्रदेश वो भूभाग जो किसी एक भौगोलिक तत्व या कई भौगोलिक तत्वों की समानता रखता हो, तो इस परिभाषा के आधार पर अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि ये जो भूभाग आप देख रहे हैं, दो फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें एक तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें भी मानसूनी जलवायु है और इस यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को या भूभाग को अगर हम एक साथ कहें तो ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये इसको हम कहेंगे प्रदेश। इसी तरह दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सिंगल यूनिट, ज्योग्राफिकल यूनिट। इसमें हम कई भौगोलिक तत्वों की जब बात करते हैं तो इसी के साथ वहां पाई जाने वाली वेजिटेशन, फिजियोग्राफी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इन कई तथ्यों को अगर हम लेकर एक साथ बात करें और अगर उनमें आपस में समानता है, होमोजेनिटी है, तो उन पर्टिकुलर क्षेत्रों को मिलाकर हम प्रदेश कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो इसकी परिभाषा में एक तथ्य आया था कि अपने आसपास के क्षेत्रों से अलग विशेषताएं रखता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं जिनमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, तो यहाँ मानसूनी क्लाइमेट है और यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु है, तो ये अलग विशेषताएं रखता है जो इसका एडजॉइनिंग एरिया है। तो ये जो परिभाषा भी आप पढ़ रहे थे कि प्रदेश वो भूभाग जिसमें किसी एक भौगोलिक तत्व या कई भौगोलिक तत्वों की समानता मिलती है, तो उसको हम कहते हैं प्रदेश। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रीजन। प्रदेश की ये परिभाषा है। इसके आधार पर कई अलग अलग विद्वानों ने इसको अपने विचारानुसार डिफाइन करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रोफेसर आर.एल. सिंह 1971 इंडिया रीजनल ज्योग्राफी इनकी किताब का नाम है। प्रोफेसर रामलोचन सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिनकी किताब है इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, इसमें उन्होंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी और लोकेशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए या आधार मानते हुए भारत को 4 बृहद प्रदेशों, 28 मध्यम प्रदेशों और 67 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया गया है। तो भारत को इन्होंने 4 बृहद प्रदेश और 28 मध्यम प्रदेश और 67
सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा और जिसका आधार था भौमिकीय संरचना, उच्चावच और अदर लोकेशनल फैक्टर्स। इन आधारों पर या इन विभिन्न आधारों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपने विचारानुसार इन प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया है। तो इन प्रदेशों की जो हायरार्की है वो है फर्स्ट मैक्रो रीजन्स, हिंदी में बृहद प्रदेश। दूसरा मेसो रीजन्स, मध्यम प्रदेश। तीसरा माइक्रो रीजन्स, सूक्ष्म प्रदेश। This is the hierarchical system of region that is based on level of homogeneity. समांगता के स्तर के आधार पर ये पदानुक्रम किया गया है प्रदेशों का, तो जिसमें हम इन 3 हायरार्किकल ऑर्डर में इन प्रदेशों का अध्ययन करते हैं। मैक्रो रीजन्स किसी भी क्षेत्र विशेष या देश को, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड माने पूरा विश्व, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दे आर मैक्रो रीजन्स, उनके सब पार्ट्स मेसो रीजन्स और उनसे भी सूक्ष्म इकाई या निम्न स्तर का भाग दैट इज मैक्रो रीजन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में विभिन्न स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट इज मैक्रो रीजन, डिफरेंट मंडल्स ऑफ इंडिया दे आर डिफरेंट मंडल्स ऑफ स्टेट्स they are meso regions, and different districts of that particular state is micro region. जैसे ही हम इनका अध्ययन करते हैं तो मैक्रो रीजन्स दैट इज द जनरल स्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, इसमें हम कुछ सामान्य अध्ययन ही उस क्षेत्र विशेष का कर पाते हैं। फिर उससे बाद अगर हमको डिटेल स्टडी करनी है तो मेसो रीजन, और फिर अगर सूक्ष्म अध्ययन तक जाना है अर्थात हमको ग्रास रूट लेवल की प्लानिंग करनी है तो हमें माइक्रो रीजन्स तक की स्टडी करनी होगी, क्योंकि इसी अध्ययन को करके हम अधिक से अधिक इस रीजनल प्लानिंग का फायदा उठा सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, suppose district Lucknow that is macro region, different tehsils of district Lucknow that is meso region, and different blocks that is micro region। और अगर सूक्ष्म अध्ययन करना चाहते हैं तो तहसील हेडक्वार्टर दैट इज माइक्रो रीजन, ब्लॉक हेडक्वार्टर दैट इज मेसो रीजन, और विलेज और रेवेन्यू विलेज दैट इज ग्राम सभा दैट इज माइक्रो रीजन। दिस इज द ग्रास रूट लेवल प्लानिंग। तो दिस इज द हायरार्किकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ homogeneity of the region. Next, characteristics of a region. इन्हीं प्रदेशों जिनका अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया, इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन प्रदेशों को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं।
जिनमें नंबर 1 होमोजेनिटी, समांगता। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि चित्र में अभी आप देख रहे थे, कोई भी क्षेत्र थे जिनमें एक जैसी विशेषताएं पाई जाती, उनको हम कह रहे थे समांगता। तो इस समांगता के आधार पर हम इन प्रदेशों का सीमांकन या प्रदेशों को पहचान सकते हैं। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस माने जो उनके आसपास के क्षेत्र हैं उनमें अलग विशेषताएं हैं या एक अलग प्रकार की विशेषताएं ये रखता है, अर्थात जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं उनसे इसकी अलग विशेषता होनी चाहिए। तो उस विशेषता को आइडेंटिफाई कर हम इन प्रदेशों को समझ सकते हैं या इनका सीमांकन कर सकते हैं। इन प्रदेशों के का अपना अलग आकार और उनकी आकृति होती है। रीजन्स कैन बी एनी शेप एंड साइज, अर्थात ये प्रदेश किसी भी आकृति और आकार के हो सकते हैं, अर्थात छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है दैट इज हियरार्किकल ऑर्डर। इनमें एक पदानुक्रम मिलता है जिसको मैंने अभी आपको समझाया भी है कि ये कई अलग अलग ऑर्डर्स में मैक्रो रीजन, मेसो रीजन और माइक्रो रीजन, इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनकी सेंट्रलिटी के आधार पर, इनकी विभिन्न सोशल फैसिलिटीज के आधार पर इनका हम हियरार्किकल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट इन रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब है सापेक्षिक स्थिति को जब हम इसका हम किसी से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसकी संकल्पना को ध्यान में रखते हैं कि इसकी अलग विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट स्टेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कि जो आज हम इन प्रदेशों की स्थिति देख रहे हैं वो भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रतिफल है या उनका रिजल्ट है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर इनकी मिलीजुली प्रक्रिया से इन प्रदेशों का वर्तमान स्वरूप हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, रीजन इज ए पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये प्रदेश क्या हैं? इस पृथ्वी के धरातल के एक पार्ट हैं या हिस्सा हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं। This has 3 dimensions. For example, लेंथ होती है उनकी, ब्रेड्थ चौड़ाई होती है और हाइट और डेप्थ उनकी ऊंचाई या गहराई होती है। The nature of region is changing. इन प्रदेशों की जो प्रकृति है वो क्या है? परिवर्तनशील है, अर्थात इस धरातल पर कोई चीज स्टेबल नहीं है। उसी तरीके से दिस इज द पार्ट ऑफ अ सरफेस, देयरफॉर द रीजन इज आल्सो चेंजिंग नेचर। ये इसका जो मुख्य स्वरूप है या प्रकृति है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है।
इन प्रदेशों का डिस्क्रिप्शन अर्थात विवरण या वर्णन, इनके वर्गीकरण और विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। ये इन प्रदेशों की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन रीजन्स को फाइंड आउट करते हैं या इनका निर्धारण कर सकते हैं, और इस रीजनल स्टडी के आधार पर ही या इन प्रदेशों के कॉम्प्रहेंसिव स्टडी के द्वारा ही हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की समस्याएं हैं उनका ध्यान रखते हुए वहाँ पर किन सोशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहाँ रोजगार के अवसर क्या हो सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के संसाधन मिलते हैं, उन संसाधनों के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के आधार पर अर्थात उनका आदर्शतम उपयोग करते हुए अर्थात विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बर्बाद किए बिना हम अधिक से अधिक उन संसाधनों का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष या प्रदेश के लिए नियोजन की बात कर सकते हैं, और इस नियोजन प्रक्रिया के द्वारा ही उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। क्योंकि मानवीय संसाधन स्वयं में बहुत बड़ा फैक्टर है, वो अपनी विट के आधार पर, अपनी बुद्धि और तकनीकी के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर इन प्रदेशों के नियोजन में अपनी भूमिका अदा करता है और एक विशिष्ट योगदान देता है।